हाँ तो साथियों, गौतम कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल की अपनी क्लास थी गगर नदी यानी आंतरिक अपवाह तंत्र में गगर नदी कल की, और आज की अपनी क्लास में होगी गगर नदी के अलावा अन्य जो नदियाँ कल शेष रह गई थी उन नदियों की हम चर्चा करेंगे या उन नदियों के बारे में आज हमें पढ़ेंगे। ये गगर नदी जो कि हमने कल कंप्लीट कर ली थी, ये गगर नदी जो कि शिवालिक पहाड़ियों से निकल करके अपने पंजाब हरियाणा की सीमा से होते हुए राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले से प्रवेश करते हुए या गंगानगर से निकलते हुए आगे पाकिस्तान में हमने निकाल दी थी। ठीक है, आज पढ़ेंगे हमें दूसरी नदी यानी कांतली नदी जो एक शेखावाटी क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, कांतली जो नदी है वो अपने ये है अपना सीकर ज़िला। सीकर ज़िले में यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, सीकर ज़िला शेखावाटी का महत्वपूर्ण ज़िला यानी शेखावाटी में 3 ज़िले आते हैं। एक तो सीकर, दूसरा झुंझुनू और तीसरा अपना चूरू। ये 3 ज़िले जो हैं वो शेखावाटी के क्षेत्र के हैं और कांतली नदी जो है वो इन्हीं शेखावाटी क्षेत्रों में बहती है। शेखावाटी यानी कहने का मतलब कांतली जो नदी है वो किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी हुई? शेखावाटी क्षेत्र की। अब क्या है, ये खंडला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है, यहाँ से झुंझुनू के बीच से होती हुई चूरू की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि खंडला के पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है, झुंझुनू के बीचों बीच जाती हुई चूरू की सीमा पर यानी चूरू में प्रवेश करने से पहले ही ये समाप्त हो जाती है। तो ये है अपने कांतली नदी, कांतली। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कौन सा हो गया? खंडेला की पहाड़ी, खंडेला। इसका विलुप्त स्थान कौन सा होगा? चूरू की सीमा, चूरू की सीमा पर जाकर के ये नदी जो है वह समाप्त हो जाती है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। अब अगर हम बात करें पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह वाली नदियों में, तो यानी ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यानी आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्ण बहाव के आधार पर हम देखें तो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 100 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कांतली नदी की जो लंबाई है खंडला के पहाड़ियों से लेकर के चूरू की सीमा तक 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब क्या है, ये नदी जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि यहाँ का जो क्षेत्र है जहाँ पर ये नदी बहती है, ठीक है, यानी इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? यानी शेखावाटी क्षेत्र में बहती है, और इसका जो बहाव क्षेत्र है उसको हमें तोरावाटी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? तोरावाटी। यानी इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? हमें तोरावाटी कहते हैं। अब क्या है कि इस नदी के किनारे कुछ सभ्यताएं विकसित हुई हैं या कुछ सभ्यताएं हैं। ठीक है, यानी कि सीकर जिले में और झुंझुनू जिले में, क्योंकि चूरू में तो ये प्रवेश ही नहीं करती है, उससे पहले ये समाप्त हो जाती है। तो हम बात करें अगर सीकर जिले की, सीकर जिले में इस खंडेला के पास में ही, ठीक है, कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता है गणेश्वर। ठीक है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, यानी इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं। गणेश्वर को ताम्रवती नगरी। ठीक है, तो वो अपने सीकर जिले के अंदर कंडेला के पास में कांतली नदी के किनारे ताम्रवती नगरी यानी गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। इसी प्रकार झुंझुनू जिले की अगर हम बात करें तो झुंझुनू जिले में भी इसी नदी के किनारे एक दूसरी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता। ठीक है, इसको भी याद रखना, सुनारी। तो ये अपने झुंझुनू जिले में है। तो यानी ये 2 मुख्य सभ्यताएं जो है वो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई हैं। ठीक है, एक तो गणेश्वर सभ्यता और एक कांतली सभ्यता। तो कांतली नहीं, सॉरी, वो सुनारी सभ्यता। तो इस प्रकार यानी कि कांतली नदी जो है इसका बहाव क्षेत्र तोरावाटी और किस क्षेत्र में बहती है? शेखावाटी क्षेत्र में बहती है। तो ये अपने कांतली जो है इसकी विशेषताएं जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम दूसरी नदी, यानी अपनी गगर नदी और कांतली नदी जो है वो कंप्लीट होती है। और इसके बाद देखते हैं हमें आगे वाली।
आगे जो नदी है वो है काकनी, काकनी नदी। ठीक है, ये नदी जो है एक ही ज़िले में, क्योंकि हमने अन्य जो नदियाँ पढ़ी वो 2 या 3 ज़िलों में बह रही थी, लेकिन कांकरी नदी जो है राजस्थान के मात्र एक, यानी सबसे पश्चिम में जो ज़िला है जैसलमेर, इस जैसलमेर में ही वो, यानी कहने का मतलब जैसलमेर से ही वो निकलती है और जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। और जैसलमेर में यहाँ एक स्थान है, ठीक है, इस स्थान को कहते हैं कोटड़ी। कोटड़ी की पहाड़ियाँ, यानी कोटड़ी स्थान है, वहाँ पर कुछ छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। छोटी नदी है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, यहाँ आकर के एक झील का निर्माण करती है और झील में आकर के ये नदी जो है वह विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये कांकरी नदी है, काकनी। इस नदी का दूसरा जो नाम है वो मसूरदी, यानी मसूरदी नाम से भी इसको हम जानते हैं, यानी यहाँ पर स्थानीय भाषा में इसको मसूरदी कहते हैं, मसूरदी नदी। ठीक है, इस नदी के किनारे न तो कोई सभ्यता विकसित है और ना इतनी ज़्यादा चर्चित है, लेकिन कि ये नदी जो है मात्र कोटड़ी से निकल करके जैसलमेर जिले के अंदर ही समाप्त हो जाती है और यहाँ पर आकर के एक झील का निर्माण करती है। ठीक है, यानी इस झील के अंदर ये विलुप्त हो जाती है। उस झील का जो नाम है वह बुझ झील, बुझ झील। ठीक है, इस नदी के बारे में मात्र हमें इतना याद रखना है कि कांकनी जो नदी है, ठीक है, वो कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है और वो झील के अंदर जाकर के समाप्त हो जाती है, मात्र जैसलमेर जिले में ही बहती है। अब आगे पढ़ते हैं, हम अगली नदी के बारे में चर्चा करते हैं कि आगे वाली कौन सी नदी है, क्यों महत्वपूर्ण है। आगे वाली जो नदी आती है वह साबी नदी आती है। ठीक है, साबी नदी, साबी नदी के बारे में आपने सुना होगा कि जैसलमेर ज़िले में ही बहती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम यानी साहिबा के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, वो 2 ज़िलों में जयपुर और अलवर। ठीक है, और अलवर के बाद आगे ये क्या है कि हरियाणा के अंदर जो है वो समाप्त हो जाती है। यहाँ पर ये अपना है जयपुर ज़िला, जयपुर ज़िले में यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, यानी शेवर की पहाड़ी, शेवर की पहाड़ी, यहाँ से ये नदी निकलती है जयपुर में शेवर की पहाड़ियों से और 2 ज़िलों में बहती है राजस्थान के। 2 कौन कौन से हो गए, एक तो अपना ये जयपुर, क्योंकि जयपुर से निकलती है, जयपुर से फिर के अलवर होती हुई ये यहाँ हरियाणा की सीमा पर, यानी हरियाणा के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एक गाँव आता है पटौदी। ठीक है, और पटौदी के पास जाकर के ये समाप्त हो जाते हैं। ये स्थान कौन सा है, पटौदी, यानी हरियाणा में पटौदी के पास ये जो नदी है वह समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब राजस्थान के 2 ज़िलों में ही बहती है। अब क्या है, ये जो है इस नदी के किनारे एक सभ्यता है। ठीक है, जयपुर ज़िले के अंदर। ठीक है, साबी नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसे कहते हैं हम जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता। इस नदी के किनारे, क्योंकि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई हैं हमने देखा है कि सारी की सारी जो है नदी घाटी जो हैं उनके किनारे, यानी नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। ठीक है, तो ये अपने साबी नदी जो है वह कंप्लीट होते हैं, यानी आंतरिक अपवह तंत्र की चौथी नदी जो है वह कंप्लीट होती है। अब आगे वाली नदी देखते हैं हम, आगे कौन सी नदियाँ जो हैं वो अपने राजस्थान के आंतरिक अपवह तंत्र की नदियाँ हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र में आगे आती है मेंथा नदी। मेंथा नदी को एक बार हम छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, इसके बजाय हम रूपारेल नदी को देखते हैं। ठीक है, रूपारेल नदी जो है यानी उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अलवर में। अलवर और भरतपुर 2 ज़िलों में ही बहती है ये नदी। ठीक है, ये है अपना अलवर और यहाँ पर है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ी, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है ये। ठीक है, यानी किस नदी का, रूपारेल का, रूपारेल।
यानी रूपा रेल नदी जो है उदयनाथ के पहाड़ियों से निकलती है। उदयनाथ के पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अलवर ज़िले के अंदर हैं, वहाँ से निकलती है। अलवर से निकलने के बाद ये क्या है? भरतपुर के अंदर जाती है और भरतपुर के अंदर यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यानी कि ये भी 2 जिलों में बहती है, यानी अलवर और भरतपुर। इसका अंतिम जो स्थान है, ठीक है, भरतपुर के अंदर बयाना के पास में यहाँ पर एक झील है, ठीक है, ये भरतपुर का बयाना स्थान है। तो यहाँ पर एक मोती झील है, मोती झील। मोती झील के अंदर जो है रूपा रेल नदी समाप्त हो जाती है, ठीक है। और इसी नदी के किनारे एक सभ्यता भी है, यानी भरतपुर ज़िले के अंदर। इसको भी याद रखना कि यानी भरतपुर ज़िले के अंदर कौन सी सभ्यता है जो रूपा रेल नदी के किनारे विकसित है? वो है नोह सभ्यता, नोह सभ्यता, ठीक है। ये नोह सभ्यता जो है वो इसी नदी के किनारे, यानी रूपा रेल नदी के किनारे और भरतपुर ज़िले के अंदर स्थित है। तो ये अपने हो गई रूपा रेल नदी, ठीक है। ये आंतरिक अपवाह तंत्र की वो नदियाँ हो गई जो यानी किसी झील में न गिर करके और अपने क्या है कि समतल भूभाग में या ऐसे क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ, ठीक है। अन्य जो छोटी मोटी नदियाँ या जो नाले हैं आंतरिक अपवाह तंत्र के, वो क्या है कि अपने राजस्थान के अंदर एक झील है, ठीक है, जो हम कहें कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। राजस्थान की ही नहीं, हम भारत की भी कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की। वैसे तो क्या है कि चिल्का झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी है, ठीक है। लेकिन अपने नमक उत्पादन की दृष्टि से हम देखें तो नमक उत्पादन की दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अन्य जो नदियाँ हैं, छोटी नदियाँ जो हैं, वो इसमें आकर के गिरती हैं या अपना पानी जो है इसमें डालती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कौन कौन सी जो नदियां हैं वो इसमें आकर के गिरती हैं। तो यानी अब सांबर झील में गिरने वाली नदियां वो भी आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। यानी सांबर झील में सांबर झील में मिलने वाले या गिरने वाले जो भी मिलने वाली नदियाँ, ठीक है, वो भी आंतरिक अपवाह तंत्र की है, ठीक है, क्योंकि आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है अपनी सांबर झील। ये अपनी सांबर झील है। सांबर झील जो है वो जयपुर, नागौर और अजमेर इन 3 जिलों की सीमाओं पर स्थित है। और इन यानी चारों तरफ से इसमें नदियां आकर के गिरती हैं। सबसे पहले हम देखें उत्तर से, उत्तर में अपने सीकर जिला पड़ता है नागौर के इस साइड में सांबर झील के। तो सांबर झील के उत्तर में यहाँ पर खंडेला के पहाड़ियाँ सीकर में, तो यहाँ से एक नदी आती है आकर के वो सांबर झील के अंदर गिर जाती है, ठीक है। खंडेला नामक पहाड़ियों से निकलती है तो इस नदी का नाम ही खंडेला है, याद रखना, खंडेला, ठीक है। एक तो खंडेला नदी ये भी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है जो आकर के सांबर झील में गिरती है। एक अगर हम देखें दक्षिण की तरफ से यहाँ के क्या है मेरवाड़ा के पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, ठीक है, और वो जाकर के सांबर झील के अंदर गिर जाती है। इस नदी का क्या नाम है? रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़, ठीक है। रूपनगढ़ नदी जो है इसकी एक छोटी सी विशेषता है कि इसके किनारे पर, ठीक है, एक यहाँ पर एक स्थान है अजमेर में ही, ठीक है, उस स्थान का नाम क्या है? जो निम्बारक संप्रदाय का प्रधान पीठ जिसे हम कहते हैं या निम्बारक संप्रदाय का प्रधान स्थान जिसे हम कहते हैं वो है सलेमाबाद, सलेमाबाद, ठीक है। ये प्रश्न कभी कभार पूछा जाता है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ किस नदी के किनारे है? तो रूपनगढ़ नदी के किनारे। स्थान कौन सा है? तो सलेमाबाद। जिला कौन सा है? तो अजमेर। देखो उत्तर से आ गई एक नदी तो खंडेला और दक्षिण से आ गई रूपनगढ़, 2 तो ये हुई। अब इस साइड में अपने क्या है कि पश्चिमी साइड में हम देखें या पश्चिमी दिशा की तरफ देखें सांबर जिले के, तो यहाँ पर नागौर जिला है, ठीक है। और नागौर जिले में यानी हमने पहले भी पढ़ी थी कि नागौर जिला जो है सबसे ज़्यादा खारी जिलों वाला, यानी खारी जिले जो हैं वो सबसे ज़्यादा नागौर में ही है, ठीक है। तो इसीलिए इसके कारण इस नदी का नाम ही खारी रख दिया गया, ठीक है।
खारी नदी, यानी ये नागौर के मैदानी भाग से निकलती है नदी नालों के रूप में। इस नदी का नाम है खारी नदी, क्योंकि यहाँ की भूमि के अंदर के नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर नमकीन झीलें जो है या खारे पानी की झीलें जो है वो ज़्यादा हैं, इसी कारण इस नदी का नाम भी खारी नदी रख दिया गया। अब आपकी बची है ये मेंथा नदी, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था नहीं 1 मिनट बाद में, तो अब इस नदी का नंबर आता है। ये अपने पूर्व दिशा से यानी जयपुर की तरफ से आती है, ठीक है, और छोटी नदी है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, जयपुर के पहाड़ियों से निकलती है और जयपुर की पहाड़ियों से निकलने के बाद सांबर झील में आकर के मिल जाती है ये मेंथा नदी। ये 4 प्रमुख ऐसी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं जो कि सांबर झील में आकर के मिलती हैं, और इसी के साथ ही आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों का चैप्टर जो है, क्लास जो है आपके कंप्लीट होती है। थैंक फॉर यू, धन्यवाद।